हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम ग्रेविटेशन चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। इस वीडियो में इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक्स को हम यहाँ पे शॉर्टली डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू किस टॉपिक के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, इट्स अ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन भी कहते हैं। ओके, तो क्या है ये एग्जैक्टली किसके रिलेटेड है वो हम देख लेते हैं। एवरी मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर मास विद अ फोर्स गिवन बाय F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, अगर यहाँ पे हम दो ऑब्जेक्ट्स कंसिडर करते हैं कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट हैविंग मास m1, सेकंड ऑब्जेक्ट हैविंग मास m2, तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन प्रोड्यूस होगा। ओके, जो भी अट्रैक्टिव फोर्स है दैट फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। F क्या है? इट्स अ ग्रेविटेशनल फोर्स। G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन यूनिवर्सल कांस्टेंट? ओके, सो ये किसी भी प्लैनेट पे G की वैल्यू, कैपिटल G की वैल्यू सेम होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और उसकी वैल्यू कितना होता है? इट्स अ 6.674 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू आपको याद रखना है, साथ ही साथ इसका यूनिट भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट m1 m2 क्या है? दिस आर द मासेस ऑफ ईच ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास कितना है? m1। सेकंड ऑब्जेक्ट का मास कितना है? m2। ओके, सो r इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो इनके सेंटर्स जो भी है, इनके सेंटर में का डिस्टेंस जो भी है, इट्स अ स्मॉल r। अब ये था यूनिवर्सल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, सो जनरली यहाँ पे फोर्स निगेटिव आता है। F इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस हमें इमेजिन करना है। जब भी कोई भी फोर्स माइनस में होता है तो दैट्स अ अट्रैक्टिव फोर्स। अगर फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव है, इट्स अ रिपल्सिव फोर्स। तो यहाँ पे हमेशा याद रखिए F इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले के ऊपर या इस टॉपिक के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं? जनरली अगर दो ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, दोनों का मास दिया है और दोनों में का सेपरेशन डिस्टेंस दिया है, तो कुछ ना कुछ फोर्स एग्जर्ट होगा बाय दिस फॉर्मूला। अगर उस सेपरेशन डिस्टेंस को अगर हमने हाफ कर दिया तो रिजल्टेंट फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? अगर उस सेपरेशन डिस्टेंस को हमने डबल कर दिया तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास अगर चेंज करते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास अगर हमने डबल कर दिया और डिस्टेंस हमने हाफ कर दिया, तो फोर्स कितना टाइम्स बढ़ेगा एज कंपेयर टू इनिशियल कंडीशन? या ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दोनों का मास दे दिया आपको, सेपरेशन डिस्टेंस दे दिया, तो फोर्स फाइंड आउट कीजिए। ओके, इस टाइप के बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो इतना आपको याद रखना है फॉर्मूला F इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जो भी फोर्स इन दोनों के बीच में एग्जर्ट होता है, दैट फोर्स इज proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the separation distance between these two objects. Okay, और जो भी डिस्टेंस हम काउंट कर रहे हैं, इट्स फ्रॉम सेंटर ऑफ मास टू सेंटर ऑफ मास। ओके, तो ये था डिस्कशन अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। अब मैं एक बेसिक क्वेश्चन आपको पूछना चाहता हूं। क्या रियलिटी में अगर हमने दो ऑब्जेक्ट्स ले लिए तो क्या दोनों ऑब्जेक्ट्स एक में की तरफ अट्रैक्ट होंगे? क्या लगता है आपको? ओके, सो हमें ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ये देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यही हम इन द अब्सेंस ऑफ ग्रेविटी अगर करते हैं स्पेस में, ओके, तो डेफिनेटली वहां पे ये इफेक्ट देखने को मिलेगा, वहां पे फोर्स एग्जर्ट होगा। ओके, और एक क्वेश्चन स्टूडेंट के मन में आ सकता है कि ये जो भी फोर्स है, ये फोर्स कौन कौन सा ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट के ऊपर एग्जर्ट कर रहा है? द आंसर इज दैट फर्स्ट ऑब्जेक्ट इसके ऊपर जो भी फोर्स एग्जर्ट करेगा, दैट फोर्स इज दिस वन। सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी फोर्स एग्जर्ट करेगा, दिस वन इज दैट फोर्स। ओके, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा।
दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा। यानी F1 की वैल्यू हम इसी फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, F2 की वैल्यू हम इसी फॉर्मूले के बेसिस पे फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे दोनों फोर्स को अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो F1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F2। तो क्योंकि दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। ओके, दिस इज अबाउट द न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। नेक्स्ट वन, इट्स अ केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो केप्लर्स के यहाँ पे 3 लॉज है। फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, सेकंड लॉ इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ एरिया, और थर्ड लॉ जो भी है इट्स अ लॉ ऑफ पीरियड। ओके, तो फर्स्ट लॉ क्या है देखते हैं। केप्लर्स फर्स्ट लॉ, जिसको हम लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी कहते हैं। एवरी प्लैनेट मूव्स इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन विथ सन एट वन ऑफ द फोसाई। ओके, सो इसका मतलब क्या है, जो भी सन के अराउंड अर्थ का रिवॉल्यूशन हो रहा है या किसी भी दूसरे प्लैनेट का रिवॉल्यूशन हो रहा है, दैट ऑर्बिट is a elliptical orbit, is not a circular orbit. Okay, a sun is situated at one of the focal point. So like this one. So this diagram represents the Kepler's first law. So imagine that this is the one planet which is revolving around the sun in an elliptical orbit. So यहाँ पे दो focal point होंगे like this one. So sun is situated at one of the focal point. sun stable है, एक ही जगह पे है, और अर्थ जो भी है या कोई भी प्लैनेट है, इट इज रिवॉल्विंग इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट लाइक दिस वन। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट लॉ। सेकंड, केप्लर्स सेकंड लॉ क्या है वो हम देखते हैं। इट्स रिप्रेजेंट द, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द लॉ ऑफ एरियाज। ओके, द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो देखिए, यहां पे अगर हम प्लैनेट कंसिडर करते हैं तो सन से लेके प्लैनेट तक का जो भी डिस्टेंस होगा, ओके, सन से लेके प्लैनेट तक का जो भी डिस्टेंस होगा, सो दिस इज कॉल्ड एज एन रेडियस वेक्टर। ओके, दिस इज कॉल्ड एज एन रेडियस वेक्टर विच इज ड्रॉन फ्रॉम सन टू दैट प्लैनेट विच रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ दैट प्लैनेट। अब हमें पता है कि अगर हम यहाँ पे अर्थ कंसिडर कर रहे हैं, इफ दिस इज अ अर्थ, तो अर्थ जब भी रिवॉल्व होगा अराउंड द सन, ओके, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए वो कितना टाइम लेगा, इट इज इक्वल्स टू 365 डेज, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए अराउंड द सन इन दैट इलिप्टिकल ऑर्बिट। ओके, सो अब जैसे जैसे डेज पास होंगे तो वैसे वैसे अर्थ का पोजीशन चेंज होगा। अर्थ अभी यहाँ पे है तो कुछ दिनों बाद अर्थ यहाँ पे होगा, कुछ दिनों बाद अर्थ यहाँ पे होगा। अगर अर्थ यहां से यहां तक मूव हुआ है तो दिस एरियल वेक्टर आल्सो मूव्स। ओके, इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ओके, सो इस एरियल वेक्टर ने जो भी एरिया कवर किया है, मान के चलिए कि यहाँ पे 60 डेज में, 60 दिनों में जो भी अर्थ का रेडियस वेक्टर जो भी था उसने कितना एरिया कवर किया है, इतना एरिया कवर किया है। अर्थ 60 डेज बिफोर कहां पे था, इस पोजीशन पे था, 60 डेज बाद कहां पे, इस पोजीशन पे है। ओके, सो यहां से लेके अर्थ को यहां तक आने के लिए कितना दिन लगा, 60 डेज, ऐसा कंसिडर करके चलते हैं। ओके, अब दूसरे कहीं पे भी अगर अर्थ यहां पे है तो 60 डेज बाद, आफ्टर 60 डेज अर्थ यहां पे होगा, तो इस रेडियस वेक्टर ने इतना एरिया कवर किया है। अब यहां पे इनका कहना क्या है, सेकंड लॉ का देखिए, इट इज अ लॉ ऑफ एरिया। द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब यहां पे देखिए, यहां से लेके अर्थ यहां तक आया, ओके, कितना टाइम इंटरवल लगा, 60 डेज। यहां से लेके यहां तक आया अर्थ, कितना टाइम इंटरवल, 60 डेज। तो यहाँ पे टाइम इंटरवल सेम है। अब टाइम इंटरवल अगर सेम है तो यहाँ पे एरियल वेक्टर ने या रेडियस वेक्टर ने जितना एरिया कवर किया है उतना ही कवर यहाँ पे किया है। ओके, सो इक्वल एरिया इट कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो दिस इज नथिंग बट द केप्लर्स सेकंड लॉ। सो ये लॉ क्या कहता है, दिस इंप्लाइज दैट द प्लैनेट मूव्स फास्टर व्हेन क्लोजर टू द सन। देखिए, सन एक फोकल पॉइंट पे है, ओके, अगर सन फोकल पॉइंट पे है तो डेफिनेटली यहां पे
जब वो रिवॉल्व होगा तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि अर्थ जो भी है वो सन के बहुत पास आएगा, और एक सिचुएशन ऐसा भी आएगा कि अर्थ और सन में का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट द प्लैनेट मूव्स फास्टर व्हेन क्लोजर टू द सन। तो इस लॉ के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि अर्थ की जो भी वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी, वो ज्यादा होगा जब वो इस रीजन में रहेगा, और जब वो इस रीजन में रहेगा उसकी वेलोसिटी कम होगा। ओके, दिस इंप्लाइज दैट द प्लैनेट मूव्स फास्टर व्हेन क्लोजर टू द सन, दैट इज अ पेरीहेलियन पॉइंट। सो इस पॉइंट को जो क्लोजर पॉइंट है पेरीहेलियन कहते हैं, एंड स्लोअर व्हेन फर्दर फ्रॉम द सन, up alien. So this point is called as an up alien. Okay, this is the perihelion, this is the up alien. So this is about the Kepler's second law. Okay, next one, third law क्या है देखते हैं. So Kepler's third law, it's a law of periods. The square of the time period, capital T, of revolution of planet is directly proportional to the cube of the semi major axis. अब भैया यहाँ पे जो भी ऑर्बिट है इट्स अ इलिप्टिकल ऑर्बिट। ओके, अगर हम ये फोकल पॉइंट एक है, ये दूसरा फोकल पॉइंट है, और ये जो भी है सेंटर है, तो सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो भी है दिस इज कॉल्ड एज सेमी माइनर एक्सिस, और यहां से लेके सेंटर से लेके यहां तक का जो भी डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड एज सेमी मेजर एक्सिस। ओके, सो यहां पे सेमी मेजर एक्सिस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल आर से, क्योंकि यहां पे स्मॉल आर अब लिया है। ओके, अब अर्थ अगर यहां पे है तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए अराउंड द सन, इस पूरे ऑर्बिट में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसको जो भी टाइम लगेगा दैट्स अ टाइम पीरियड इज अ टी, एंड आर इज अ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ दैट ऑर्बिट इन विच that planet is revolving, yeah, earth is revolving. Okay, so according to this law, this t square is proportional to r cube. So ये simple law है third law के plus का. Okay, the square of the time period is of revolution of a planet is proportional to, directly proportional to the cube of semi major axis, जो कि हमने यहाँ पे लिया है. Mathematically t square upon r cube is equals to constant. Okay, for a satellite orbiting a planet, जो भी सैटेलाइट है जो प्लैनेट के अराउंड घूम रहा है उसके लिए जो भी फॉर्मूला बनेगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ r प्लस h होल क्यूब अपॉन जी एम, where g is a universal gravitational constant, m is the mass of the planet, r is the radius of the planet, h is the altitude. ओके, इसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं. सो दीज आर दी केप्लर्स 3 लॉज. नेक्स्ट टॉपिक जो भी है इट्स अ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. क्या होता है इसका मीनिंग? अगर यहाँ पे हम कोई अर्थ कंसिडर करते हैं और मान के चलिए कि इस पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो कर दिया या ड्रॉप कर दिया, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट टॉपिक दैट इज अ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, उसके हिसाब से अर्थ का मास है कैपिटल एम, इस छोटे ऑब्जेक्ट का मास हम कंसिडर करेंगे स्मॉल एम, तो अर्थ और इस छोटे इस मास में एक ग्रेविटेशन फोर्स क्रिएट होना चाहिए दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स. ओके, अब इस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से इस बॉडी के ऊपर, स्मॉल बॉडी के ऊपर ये अर्थ क्या करेगा, जिसका मास कैपिटल एम है, ये ग्रेविटेशन फोर्स क्रिएट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा. एट द सेम टाइम ये छोटा मास इस अर्थ को भी अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो भी एक्शन और रिएक्शन हो रहे हैं दोनों साथ साथ ही होंगे. तो अर्थ उस मास के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है और वो छोटा मास अर्थ के ऊपर अपनी तरफ खींच रहा है. लेकिन यहाँ पे इस अर्थ की वजह से इस मास में जो भी फोर्स एग्जर्ट हो रहा है उस फोर्स के कारण जो भी एक्सेलरेशन होगा, ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ, acceleration of that small body due to the earth, that acceleration is called as an acceleration due to gravity. It is called as an acceleration due to gravity. तो वो अपनी तरफ उसको खींचेगा. ओके, अगर उसको ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अब भैया उस छोटे बॉडी का मास बहुत कम है,
फोर्स तो दोनों के ऊपर एक्शन और रिएक्शन उतना ही होगा। इस अर्थ के ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा है और दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम है। ओके, अब यहां पे देखिए ट्विस्ट क्या है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इस छोटे बॉडी का मास इतना कम है, उस देयरफॉर एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगा, इसका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगा। जबकि इस छोटे बॉडी की वजह से इस बड़े बॉडी के ऊपर जो भी फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, ओके, फोर्स दोनों के ऊपर उतना ही एक्ट होगा। तो ये फोर्स उतना ही एक्ट हो रहा है, लेकिन इसका मास इतना ज्यादा है, लेकिन इसका जो भी एक्सेलरेशन होगा इट इज नेग्लिजिबल। ओके, तो अर्थ अट्रैक्ट नहीं होगा मीन्स उसका एक्सेलरेशन इतना कम होगा, इट्स अ नेग्लिजिबल। लेकिन इस बॉडी का एक्सेलरेशन जो भी है वो बहुत ज्यादा होगा, और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू जो भी है इट्स अ स्मॉल जी। तो ये स्मॉल जी जो भी है, दिस स्मॉल जी इज कॉल्ड एज एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर मैं इस पेन को यहां से छोड़ दूंगा तो ये नीचे जा रहा है। तो ये क्यों नीचे जा रहा है? क्योंकि अर्थ इसके ऊपर एक फोर्स क्रिएट कर रहा है, और उस फोर्स के कारण इसके ऊपर एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है, इस बॉडी में एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है, और उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि स्मॉल जी है। अब इसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? तो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जी की वैल्यू जो भी होता है कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, वेयर कैपिटल जी इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m is a mass of the earth जो कि लगभग 6 into 10⁻24 kg होता है। r is a radius of the earth जिसकी वैल्यू 64,000 किलोमीटर होता है, सॉरी 6,400 किलोमीटर होता है, 6,400 किलोमीटर होता है। ओके, तो हमें g की वैल्यू पता है, हमें m की वैल्यू पता है, हमें r की वैल्यू पता है। अगर सभी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो स्मॉल g की वैल्यू निकल के आता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किसी भी बॉडी में जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ड्यू टू द अर्थ, दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कहां पे? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर हम ऊपर जाते हैं, अर्थ के बहुत ऊपर जाते हैं, मान के चलिए 100 किलोमीटर ऊपर गए, 200 किलोमीटर ऊपर गए, तो उस जगह पे स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होगा। ओके, तो यहाँ पे m is the mass of the earth, r is the radius of the earth, g is a 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन द अर्थ सरफेस। ओके, अब देखते हैं अगर हम ऊपर जाते हैं तो कितना होगा। वेरिएशन ऑफ g एट हाइट h। ओके, तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके का है। मान के चलिए कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है सर? यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 6,400 किलोमीटर। सरफेस से लेके यहां तक मान के चलिए कि ये 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर। ओके, 100 किलोमीटर है। तो इस सिचुएशन में ये छोटा मास सेंटर ऑफ अर्थ से कितने डिस्टेंस पे है? 6,500 किलोमीटर पे होगा, विच इज इक्वल टू आर प्लस एच। ओके, अगर हम ज्यादा ऊपर लेते हैं तो किसकी वैल्यू चेंज होगा? एच की वैल्यू चेंज होगा सर। ओके, तो इस पॉइंट पे जहां पे हमने छोटा ऑब्जेक्ट रखा है, तो अर्थ की वजह से कितना एक्सेलरेशन उस बॉडी में प्रोड्यूस होगा? द आंसर इज दैट जी एच, दैट इज द एक्सेलरेशन एट अ हाइट एच फ्रॉम द सरफेस, is equals to g, which is the acceleration due to gravity on the surface of the earth, into r upon r plus h whole square. ओके सर, अगर आपने h की वैल्यू इस फॉर्मूले में जीरो सब्स्टिट्यूट कर दिया, अगर हम h की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो डेफिनेटली ये r अपॉन r बिकम 1 का स्क्वायर होगा 1। सो जी एच इज इक्वल टू जी, ये कहां पे सर? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। लेकिन अगर किसी हाइट पे तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब मान के चलिए कि जो भी हाइट है ये बहुत कम है, मान के चलिए कि इट्स ओनली 1 किलोमीटर। तो इस सिचुएशन में h की वैल्यू जो भी आ रहा है 1 किलोमीटर है, और r की वैल्यू जो भी सर इट इज 6,400 किलोमीटर है। तो अब दोनों वैल्यूज को हम अगर कंपेयर करते हैं, दोनों वैल्यू को अगर हम कंपेयर करते हैं, तो h इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू कैपिटल R। सो h इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू कैपिटल R। ओके सर, अगर ये कंडीशन है तो ये फॉर्मूला थोड़ा रिवाइज होगा, लेकिन ये जो नया फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं
ये उसी के लिए है जिसमें एच की वैल्यू बहुत कम होगा एज कंपेयर टू आर। तो नए फॉर्मूला जो भी आएगा, इट्स जी एच इज इक्वल्स टू स्मॉल जी 1 माइनस ट्वाइस एच अपॉन आर। ओके सर, सो स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, सिर्फ जी एच इज इक्वल टू जी 1 माइनस ट्वाइस एच अपॉन आर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके, 1 मिनट। जी एच इज इक्वल टू जी 1 माइनस ट्वाइस एच अपॉन आर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है सब। ओके, ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? अगर अगर एच की वैल्यू जो भी है, अगर एच की वैल्यू जो भी है इट्स वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू आर, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, जी एस इज इक्वल टू जी 1 माइनस ट्वाइस एच अपॉन आर, वेयर एच इज अ हाइट विच इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू आर। तो ये फॉर्मूला। अदरवाइज अगर एच की वैल्यू कंपेरेबल है विद द आर, देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला। ओके, किसी भी वैल्यू के लिए आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते सर। ओके सर, नेक्स्ट, अगर अब इस फॉर्मूले के बेसिस पे, ओके, इस फॉर्मूले के बेसिस पे, दोनों फॉर्मूले के बेसिस पे अगर एच की वैल्यू बढ़ता है, एच की वैल्यू बढ़ता है, तो जी एच की वैल्यू क्या होना चाहिए सर? कम होना चाहिए। जी एच की वैल्यू क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना मिल रहा है सर आपको? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिल रहा है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आप, ओके, तो वैसे वैसे स्मॉल जी की वैल्यू यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सम हाइट, उसकी वैल्यू 9.8 से कम कम मिलते जाएगा हमें। ओके सर, और कहां पे जीरो होगा सर? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जीरो होगा। ओके, एट इन्फिनिटी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू दिस अर्थ इट बिकम अ जीरो एट इन्फिनिटी। ओके सर, सो अब हमने डिस्कस किया वेरिएशन ऑफ जी अलोंग द अल्टीट्यूड। अब एट डेप्थ कंसिडर करते हैं। अगर हम डेप्थ में जाते हैं, मान के चलिए, ओके, तो ये आता है, ओके, ये सरफेस पे है आप, और सरफेस से अगर आपने कुछ इसको बोर किया और अंदर देख रहे हैं आप इस पॉइंट पे, मान के चलिए डी जो भी है इट्स अ 2 किलोमीटर अंदर सरफेस पे। अब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है सर? इट्स अ कैपिटल आर विच इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर। ओके सर, लेकिन अब हम डेप्थ में देख रहे हैं, एक कुआ खोद के या बोर करके अंदर देख रहे हैं, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा इस अर्थ की वजह से। अब ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला हमें मिलेगा जी डी, यानी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी इज इक्वल टू स्मॉल जी, दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इनटू 1 माइनस स्मॉल डी अपॉन आर, स्मॉल डी अपॉन आर। अब जैसे जैसे आप डेप्थ में जाओगे वैसे वैसे acceleration due to gravity at the depth become less as compared to surface। तो ये इस फॉर्मूले से हम ये कह सकते हैं। ओके सर, अगर आप डेप्थ में आते आते मान के चलिए सेंटर पे आ गए, तो सेंटर पे यहां से डेप्थ की वैल्यू कितना हो जाएगा सर? स्मॉल डी इज इक्वल टू आर। तो अगर हम आर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आर अपॉन आर बिकम अ 1, 1 माइनस 1 बिकम अ 0। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, at the center of the earth it become a 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना आ रहा है सर। तो इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस नहीं होगा, उसकी वैल्यू 0 होगा। ओके, तो ये पूरे डिस्कशन में हमें इतना समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम क्या होता है, कहां पे होता है? सरफेस पे। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगा, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम कम होती जाएगी, और कहां पे 0 होगा सर? इनफाइनाइट पे। ओके, अगर हम डेप्थ में आ रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू एज कंपेयर टू सरफेस गोज ऑन डिक्रीजेस डिक्रीजेस डिक्रीजेस, कहां पे 0 होगा सर? सेंटर पे। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, यहां पे जो भी दूसरा इफेक्ट है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ एट लैटिट्यूड थीटा। अगर हम अर्थ के रोटेशन की वजह से देखते हैं, क्योंकि जब हमने स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड आउट किया था वहां पे अर्थ का रोटेशन हमने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया था, लेकिन अर्थ के रोटेशन के कारण, ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है मान के चलिए, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ की वजह से कितना
एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पे जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिस वन, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब सर इस फॉर्मूले में स्मॉल जी क्या है सर? इट्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ when it is not rotating, ऐसा हम अज्यूम करके चलते हैं। r is the radius of the earth. What is omega sir? Omega is the angular velocity of the earth about its own axis. Okay, so कितने एंगुलर वेलोसिटी से ये घूम रहा है? तो ओमेगा इतने एंगुलर वेलोसिटी से अर्थ घूम रहा है। ओके सर, व्हाट इज थीटा? थीटा इज कॉल्ड एज एन लैटिट्यूड। सो थीटा को कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर इक्वेटर लाइन पे ये जो भी इक्वेटर लाइन है, सो अर्थ का अब रेडियस वेक्टर जो भी है, इसने कितना एंगल यहाँ पे किया है, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एन लैटिट्यूड। अल्टीट्यूड यानी हाइट, लैटिट्यूड यानी ये एंगल। ओके सर, सो जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो थीटा की वैल्यू बढ़ेगा। ओके, थीटा की वैल्यू बढ़ेगा। तो इन दिस वे, सो दिस इज अ, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वेयर आर इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। ये तीनों फॉर्मूलेस आपको याद रखने हैं। तीनों प्रॉब्लम फॉर्मूलास के बेसिस पे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये दोनों टर्म्स अलग है। ओके, अब सबसे पहले देखते हैं हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो वर्क डन टू ब्रिंग अ मास m from infinity to a point at a distance r from the another mass m। अब ये अनदर मास जो भी है हम अर्थ कंसिडर करते हैं सर। ओके, अनदर मास जो भी बोला यहाँ पे, जिसका मास कैपिटल m है, ओके कैपिटल m है, उसको हम यहाँ पे अर्थ कंसिडर करेंगे। ओके, अर्थ का मास कितना है? कैपिटल m है। अब हम एक छोटा ऑब्जेक्ट जिसका मास है स्मॉल m, इस ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से ला रहे हैं। ओके, अब भैया जब हम उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस से ला रहे हैं, थोड़ा इमेजिन कीजिए, जब हम उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस से ला रहे हैं तो अर्थ उसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करेगा कि अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट करेगा? तो नो डाउट अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट करेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन ये भी मास है और आने वाला ऑब्जेक्ट मास है, इन दोनों मासेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होना चाहिए। ओके सर, अब वर्क डन ये खुद के कर रहा है इनफाइनाइट से इस डिस्टेंस तक लाने के लिए। अब ये कहाँ पे ऑब्जेक्ट? सो सेंटर से अगर हम ये देखते हैं तो मान के चलिए इट इज एट आर डिस्टेंस। तो इनफाइनाइट से यहां तक आने के लिए जो भी वर्क डन इस सिस्टम में किया है, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। द वर्क डन टू ब्रिंग अ मास m फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अनदर मास m। सो जो भी पोटेंशियल एनर्जी अब इस सिस्टम में स्टोर हो चुकी है, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जी एम कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। तो ये फॉर्मूले को आपको याद रखना है सर। ओके, जो भी पोटेंशियल एनर्जी है ये माइनस में है। अब जब माइनस में पोटेंशियल एनर्जी है तो सिस्टम में खुद के वर्क डन किया था। अगर हमने उसको फोर्सफुली लाते हैं, मान के चलिए कि एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, और छोटा मैग्नेट मुझे लाना है, ये साउथ पोल, सॉरी ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल, मुझे ये इनफाइनाइट डिस्टेंस से यहां तक लाना है। ओके सर, ये साउथ पोल और साउथ पोल के बीच में क्या होगा सर? फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। अब इस फोर्स ऑफ रिपल्शन के कारण सो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन जब जब कर रहे हैं तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम में जनरेट हो रहा है या स्टोर हो रहा है, दैट बिकम अ पॉजिटिव। वो कैसा होगा सर? पॉजिटिव होगा। अगर हमने यहां से यहां तक लाया और इसको छोड़ दिया तो उस पोटेंशियल एनर्जी के कारण ये बाहर चला जाएगा। ओके, सो यहाँ पे ग्रेविटेशन में आपको ये समझना है कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम में है, अब सिस्टम में दो ऑब्जेक्ट्स आ गए, ये अर्थ और दूसरा ये छोटा बॉडी। तो इस सिस्टम में फिलहाल इस डिस्टेंस पे जो भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, इट इज इन अ नेगेटिव, u इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। तो ये आपको याद रखना है। ओके, अब पोटेंशियल ग्रेविटेशन पोटेंशियल की बात करते हैं। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम मास m, इट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर।
तो हमने क्या किया है, जो भी पोटेंशियल एनर्जी था उस पोटेंशियल एनर्जी को जो भी मास हमने लाया था उस मास से डिवाइड कर दिया। ओके, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, U इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर। अगर इसको स्मॉल m से डिवाइड करता हूं तो mm गेट कैंसल, तो ये बचेगा। तो अब इतना आपको याद रखना है कि अर्थ की वजह से किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे अर्थ की वजह से जिसका मास है कैपिटल M, अर्थ की वजह से किसी भी पॉइंट पे जो भी पोटेंशियल क्रिएट होगा, दैट पोटेंशियल इज अ ग्रेविटेशन पोटेंशियल। तो उस पॉइंट को आपको लोकेट करना है। अगर उस पॉइंट का डिस्टेंस अगर स्मॉल r, ओके स्मॉल r एट दिस पॉइंट P, ये पॉइंट P, तो इस पॉइंट पे इस अर्थ की वजह से कितना ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्रिएट होगा, तो आंसर इज दैट V इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M अपॉन R। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके सर, सो दिस इज अबाउट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। नेक्स्ट वन इज अ एस्केप वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ओके, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को कुछ फोर्स अप्लाई करके इनिशियल या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देके अगर इसको थ्रो करता हूं, ओके, तो ये कहां तक जाएगा, मैक्सिमम एक 70 मीटर, 60 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर यहां तक जा सकता है, लेकिन वो वापस उसी रीजन में वापस आएगा। ये किसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि इस बॉडी के ऊपर ग्रेविटी उसको खींच रहा है, यानी ग्रेविटेशन फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, और उस फोर्स के कारण उसकी जो भी वेलोसिटी था अपवर्ड जब हमने थ्रो किया है, तो उसकी वेलोसिटी की वैल्यू कम कम होती जा रही है। एक हाइट पे उसकी वैल्यू 0 होगा, फिर वो वापस एक्सेलरेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब इसको अगर मुझे इतनी वेलोसिटी देके फेंकना है ताकि ये ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर चला जाए, ओके, तो मुझे कितना वेलोसिटी देना पड़ेगा, तो उसके रिलेटेड ये फॉर्मूला है। सो ग्रेविटी के बाहर जाने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के बाहर जाने के लिए जो भी वेलोसिटी हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एन एस्केप वेलोसिटी, एंड दिस एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gr, where g is the acceleration due to gravity on the surface of the earth, r is the radius of the earth, which is equals to under root of 2 capital G m upon r. G is a universal gravitational constant, m is a mass, r is a radius. ओके, जब हम ये वैल्यू सभी सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करने के बाद एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू जो भी आएगा, इट्स 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये वैल्यू आपको याद रखना है सर, और ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ओके, अब यहां पे ये था बेसिक डिस्कशन। अब क्या ये एस्केप वेलोसिटी सभी के लिए लागू होगा? मान के चलिए कि अर्थ यहां पे, मान के चलिए कि दिस इज अर्थ, तो यहां से एस्केप वेलोसिटी कितना होगा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो हमने देखा है सर। ओके, लेकिन अगर मान के चलिए कि ऑफ ऑलरेडी बहुत हाइट पे है और मुझे इस हाइट से, यानी स्पेस स्टेशन में है, आप मान के चलिए कि स्पेस स्टेशन में, और यहां से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करना है, और ग्रेविटेशन का जो भी इन्फ्लुएंस है या ग्रेविटेशन फील्ड, सॉरी ग्रेविटी जो भी है उसके बाहर उसको फेंकना है हमें, तो क्या वहां पे भी हमें इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा कि उससे कम प्रोवाइड करना पड़ेगा? तो वहां पे फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा सर। वो वहां पे फॉर्मूला कितना होगा, तो यहाँ पे r प्लस एच आ जाएगा, ओके, और यहाँ पे जी एच आ जाएगा सर। तो इतना आपको याद रखना है। वहां से जहां पे सैटेलाइट है वहां से अगर हम थ्रो करना है तो इससे कम वेलोसिटी रहा तो भी चलेगा सर। आपने मास मिशन सुना होगा, ओके, तो उस केस में सैटेलाइट को जब हम एस्केप करते हैं फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड, तो उसको रोटेट करते 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 एक पॉइंट पे इतनी वेलोसिटी उसको दे देते हैं कि ताकि वो निकल जाए। तो उस वक्त उसकी जो भी वेलोसिटी रहता है, एस्केप वेलोसिटी इतना रखते हैं हम ताकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड के इसमें से बाहर निकल जाए, और ग्रेविटी के इसमें से बाहर निकल जाए। ओके, सो दिस इज अबाउट द एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी की फॉर्मूले आपको याद रखना है। सरफेस पे अगर है तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस जी आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस कैपिटल जी एम अपॉन आर। लेकिन एट अ हाइट h है तो यहाँ पे जी एच आएगा, यहाँ पे r प्लस एच आएगा, ये आपको याद रखना है। सरफेस पे इसकी वैल्यू होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इतनी वेलोसिटी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा सर। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है जो भी इंटरेस्टिंग है, मोशन ऑफ सैटेलाइट। अ सैटेलाइट मूव्स इन अ स्टेबल ऑर्बिट। ओके, हमने बहुत सारे सैटेलाइट्स को देखा है,
जैसे हमें इसरो हो गया या बहुत सारे स्पेस स्टेशन हो गए, सॉरी स्पेस सेंटर्स है जो लॉन्च करते हैं, तो हर एक सैटेलाइट ये अर्थ के अराउंड स्टेबल ऑर्बिट में घूमता है। ओके, अब स्टेबल ऑर्बिट में क्यों घूमता है उसका रीजन यहाँ पे दिया है। सैटेलाइट मूव्स इन अ स्टेबल ऑर्बिट ड्यू टू बैलेंस ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो भी होता है इट इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच, और ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड दिस सेंट्रीपिटल फोर्स, देयरफॉर यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ले रहे हैं हम कैपिटल जी एम एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर is equals to m v naught square upon r plus h. तो दिस वन इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दिस वन इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। इन दोनों को बैलेंस कर रहे हैं। जब इन दोनों को बैलेंस कर रहे हैं, सॉल्विंग दिस v orbital we get the orbital velocity formula. So orbital velocity is equals to under root of g m upon r plus h. तो ये एक चीज आपको याद रखना है कि अगर जो भी सैटेलाइट एक स्टेबल ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। अगर इतनी ऑर्बिटल वेलोसिटी है तो ही वो स्टेबल घूमेगा। अगर वेलोसिटी कम होगा तो वो पाथ उसका चेंज करते 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 वो अर्थ के सरफेस पे आके कोलाइड हो जाएगा। ओके, अगर उतनी वेलोसिटी उसको मिल रही है, ऑर्बिटल वेलोसिटी इतना, तो ही वो घूमेगा। सो दिस इज अबाउट द ऑर्बिटल वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में, so velocity required for a satellite to stay in the orbit around the planet v naught is equals to under root of g m upon r plus h. तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड होगा सर, किस प्लैनेट के अराउंड सैटेलाइट घूम रहा है, उस प्लैनेट का मास, उस प्लैनेट का रेडियस और अल्टीट्यूड, इन तीनों के ऊपर वो डिपेंड रहेगा। ओके, सो v naught is equals to under root of g m upon r plus h. For the low orbit, this orbital velocity is equals to 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। ओके सर, अब यहां पे देखिए थोड़ा इंटरेस्टिंग। अब लो ऑर्बिट मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लो ऑर्बिट? अगर इफ दिस इज द अर्थ, अगर सैटेलाइट यही से घूम रहा है जस्ट कुछ कम हाइट पे, ओके, सो दिस टाइप ऑफ ऑर्बिट इज कॉल्ड एज लो ऑर्बिट। एक्चुअली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो भी होते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो भी होते हैं वो बहुत हाइट पे होता है, अराउंड 45,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, सरफेस से 35 कुछ तो अराउंड 42,000 किलोमीटर सेंटर ऑफ द अर्थ से। ओके, तो दिस इज अ लो ऑर्बिट। अब लो ऑर्बिट में उसको घूमने के लिए, स्टेबल ऑर्बिट में घूमने के लिए उसकी वेलोसिटी कितना होना चाहिए, 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। यानी एक सेकंड में सैटेलाइट की वेलोसिटी कितना होना चाहिए, इट्स अ 7.9 किलोमीटर। एक सेकंड में उतनी वेलोसिटी यानी उतने स्पीड से वो जाना चाहिए, एक सेकंड में 7.9 किलोमीटर उतने डिस्टेंस कवर करना चाहिए। ओके, तभी जाके वो उस ऑर्बिट में स्टेबल रहेगा। अगर वेलोसिटी से इससे कम होता है तो इसका ऑर्बिट थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा और कुछ देर बाद वो कोलैप्स हो जाएगा ऑन द अर्थ सरफेस। सो दिस इज अबाउट द ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन इज अ टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। Using Kepler's law, the time period of satellite in a circular orbit is equals to, so t is equals to 2 pi under root of r plus h cube upon gm. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, अगर मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया तो यहाँ पे टी स्क्वायर आएगा और यहाँ पे r प्लस एच क्यूब आएगा। ओके, सो r प्लस एच ये जो भी है इस केस में इट्स नथिंग बट द सेमी मेजर एक्सिस और t इज अ टाइम पीरियड। ओके, तो ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो भी होते हैं उनका टाइम पीरियड कितना होता है सर, 24 आवर्स होता है। अब 24 आवर्स ही क्यों? अगर आप मान के चलिए कि इंडिया ने कोई सैटेलाइट छोड़ा है, ओके, और वो ये यहाँ पे मान के चलिए कि इंडिया है और सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है, तो इसका जो भी टाइम पीरियड है, ओके, इसका जो भी टाइम पीरियड है, सो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे कितना वक्त लग रहा है, 24 आवर्स। तो जो भी सैटेलाइट हमने लॉन्च किया है वो हमारे ऊपर ही रहे तो इसका भी 24 आवर्स ही टाइम पीरियड होना चाहिए। ओके, 24 आवर्स ही टाइम पीरियड होना चाहिए, तब जाके ये हमेशा साथ साथ घूमेगा। यानी हमारे कंट्री के ऊपर ही वो सैटेलाइट रहेगा और साथ साथ दोनों घूमेंगे। अगर इसका टाइम पीरियड कम है और इसका 24 आवर्स है तो डेफिनेटली ये लैग होते रहेगा, पीछे चले जाते रहेगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट।
इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट वन, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं। ओके, टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट इन दैट ऑर्बिट E is equals to minus capital G m small m upon 2 r plus h, where small m is a mass of that satellite, capital M is the mass of the earth, G is the universal gravitational constant, R is the radius and h is a altitude. ओके, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितना होगा सर? ये होगा टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद रखना है, K इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2 R प्लस H, और U इज अ पोटेंशियल एनर्जी जो कि नेगेटिव में है, कैपिटल G M स्मॉल m अपॉन R प्लस H। तो ये तीनों फॉर्मूले सेम लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे माइनस है और 1/2 है, यहाँ पे प्लस है 1/2 है, और यहाँ पे जो भी है ये माइनस है। ओके, तो वैल्यू सेम है, लेकिन माइनस 1/2 यहाँ पे माइनस है। तो यहाँ पे इन दोनों का एडिशन जो भी होगा, इन दोनों का जो भी एडिशन होगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बिकम अ टोटल एनर्जी। दिस इज अबाउट द एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। इस एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं। ये फॉर्मूले भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज अ weightlessness condition in a satellite. In an orbiting satellite, the acceleration due to gravity provides the necessary centrifugal force, though so the effective weight of the astronaut appears to be zero. बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये होता है जब वो बहुत सारे एस्ट्रोनॉट को देखते हैं स्पेस स्टेशन में, अगर उन्होंने पेन को यहाँ पे छोड़ दिया तो वो वहीं पे रहेगा। ओके, तो मैं बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या स्पेस स्टेशन के अंदर स्मॉल जी की वैल्यू यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या जीरो होगा? तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं यस सर वहां पे जीरो होगा, लेकिन सर जीरो नहीं होता है। हमने देखा है कि अलोंग अल्टीट्यूड फ्रॉम द अर्थ सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कहाँ पे जीरो होता है सर? इनफाइनाइट पे। लेकिन सैटेलाइट कुछ हाइट पे, कुछ 1000 किलोमीटर हाइट पे है। ओके, 36,000 किलोमीटर या 42,000 किलोमीटर के हाइट पे है वो सेंटर से। तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जीरो नहीं होता है सर, वहां पे कुछ ना कुछ होगा। लेकिन वहां पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है? क्यों हमें वेटलेसनेस फील होता है? क्यों मैं किसी ऑब्जेक्ट को वहां पे छोड़ देता हूं तो वो वहां स्टेबल रहता है? क्योंकि वहां पे उसका जो भी मोशन है, हर एक ऑब्जेक्ट का, एस्ट्रोनॉट का, स्पेस स्टेशन का, इवन तो जो ऑब्जेक्ट आप छोड़ रहे उसका भी जो मोशन हो रहा है वहां पे सर्कुलर मोशन हो रहा है। ओके, आप उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उसको देख रहे हो, इसलिए वो आपको स्टेबल लग रहा है। लेकिन साथ ही साथ सबका, जैसे अर्थ के सरफेस पे मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो नो डाउट अर्थ रोटेट हो रहा है तो मैं भी रोटेट हो रहा हूं, तो लेकिन मेरे सामने जो कैमरा है विथ रिस्पेक्ट टू मी वो स्टेबल दिख रहा है, जबकि वो भी रोटेट हो रहा है और मैं भी रोटेट हो रहा हूं। ओके, दोनों की कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी है और दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है। तो उसी तरह स्पेस स्टेशन में हर एक ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग एस्ट्रोनॉट, इन सभी का मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है। सो सर्कुलर मोशन होने के लिए जो भी सेंट्रिपिटल फोर्स लगता है, ओके, वही ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है उसको, सेंट्रिपिटल फोर्स। दैट्स व्हाई द इन एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके, यानी इस फोर्स की वजह से जो भी ये जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय मास, तो ये जो भी फोर्स प्रोवाइड हो रहा है, इट प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स सो दैट इफेक्टिव वेट ऑफ द एस्ट्रोनॉट अपीयर टू बी जीरो। तो वेटलेसनेस कंडीशन इसके वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि वो चीज जो आप स्टेबल पा रहे हो वो ऑलरेडी सर्कुलर मोशन में है, और जो भी ग्रेविटी उसको खींच रहा है, अर्थ उसको खींच रहा है, तो दैट प्रोवाइड द सेंट्रिपिटल फोर्स। तो सेंट्रिपिटल फोर्स वहीं पे यूज हो रहा है, तो वहां पे वो आपको वेटलेसनेस दिखेगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द वेटलेसनेस कंडीशन इन अ सैटेलाइट। सो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा। इसी तरह हर चैप्टर को हम फास्टली रिवाइज करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।